तो दोस्तों के साथ गोवा जाने का, सीरीज के एक पार्ट के बाद दूसरे पार्ट के आने का, रिजल्ट के बाद माँ की चमाट खाने का, कुछ चीज़ों का जीवन में इंतजार बहुत भारी पड़ता है। लेकिन बाबा साहब पहले भारी तो थे ही, अब तो और भी खतरनाक हो चुके हैं, खासकर उन चिलगोजों के लिए जो उन्हें अपना जीजा तक नहीं कहते, जबकि वो हैं। तो मिथ्स एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में। तो पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था इन्हीं दो महापुरुषों के बारे में, जिसमें जो लोगों का डाउट था उसे क्लियर किया था। लेकिन यूट्यूब ने बिना किसी स्ट्राइक के उस वीडियो को ये कहकर उड़ा दिया कि इस वीडियो से उनकी हार्म पॉलिसी को नुकसान है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कह रखा है, हम रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उस वीडियो को फिर से अपलोड कर दूं और बता सकूं कि वीडियो एक नंबर है और उसमें कुछ गलत था ही नहीं, और ना ही अश्लीलता, ना ही गलत कमेंट्री। तभी तो इस वीडियो ने 10 लाख व्यूज को क्रॉस किया था। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो फिर से लोगों के बीच जाए और लोगों के डाउट का आंसर मिल सके और लोगों का भ्रम भी दूर हो सके। तो लोगों का सवाल था कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी इतने बड़े वकील थे, इतनी डिग्रियां की थी, फिर भी भगत सिंह जी का केस क्यों नहीं लड़े थे। तो शहीद आजम भगत सिंह जी सामाजिक समता के पैरोकार भी थे। उनकी गणना न केवल भारत के बल्कि विश्व स्तर के क्रांतिकारियों में की जाती है। महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाना, समाजवाद, क्रांति, भारत की आज़ादी, मजदूर आंदोलन, धर्म ईश्वर आदि विषयों पर कम उम्र में ही उनका चिंतन और विचार सर्वोच्च कुर्बानी पर मानो सोने पर सुहागा लगता है। वे सिख थे, लेकिन उनका लेख अछूत समस्या, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों का प्रमाण है, जिसकी डेडिकेट वीडियो मैंने बनाई हुई है। मैं वीडियो का लिंक तो दे ही दूंगा। ये जो सवाल है वो नफरत या आक्रोश या जिज्ञासा बस में पूछा जा सकता है। सवाल पहले तो ज्ञान हेतु ठीक लगता है, पर अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार ही होता है। लेकिन हमें इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें उस वक्त के हालातों को भी तो जानना पड़ेगा। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। ये वो दौर था जब शूद्र, अति शूद्र या यूं कहें कि बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। क्योंकि भगत सिंह जी सिख थे तो उन्हें ये दंश ज्यादा नहीं झेलना पड़ा। शिक्षित होकर बाबा साहब जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशाला, यहाँ तक कि कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से बाबा साहब ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें कई बार काउंसलिंग में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते उन्हें केस नहीं मिल पाते थे। तो हुआ यूं था कि एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद बाबा साहब के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी। लेकिन वकालत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली वर्स अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। ये वो दौर था जहाँ किसी अछूत के छूने पर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बाद जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहाँ भगत सिंह जी का केस बाबा साहब द्वारा लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेतुका तर्क पेश करना है। वैसे भी भगत सिंह जी का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि बाबा साहब मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह जी के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर बाबा साहब जी को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता। भगत सिंह जी के केस की पैरवी जहाँ प्रसिद्ध वकील आसिफ अली कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले वकील का नाम सूर्य नारायण शर्मा था। ये वही शर्मा है जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के अच्छे मित्र थे। याद रहे कि बाबा साहब ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2.5 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहाँ क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बाबा साहब का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर बाबा साहब की पहचान थी, तब भी उन्हें कोई केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह जी का केस खुद पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता। अगर केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर बाबा साहब को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। एक पहलू ये भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह जी के केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। बाबा साहब की निष्ठा और कार्य को लेकर समय समय पर
इन मनुरोगियों मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आपेक्ष और आरोपों का प्रति उत्तर देना भी आना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उसकी गहराई में जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सवाल भले ही बचकाने हो, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद अगर बाबा साहब के चरित्र हनन का है तो हमें चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना नहीं चाहिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। बाबा साहब के लिए अंग्रेजों की 150 वर्ष की गुलामी से कहीं अधिक जरूरी मुद्दा था सैकड़ों वर्ष की सामाजिक और वर्ण व्यवस्था से उपजी जातीयवादी गुलामी को समाप्त करना। बहुत ही ज्यादा जरूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब हम चुप क्यों रहे? बाकी जिसको जो समझना समझता रहे, क्योंकि ये चिलगोजे ब्रह्मवंशियों की औलाद है, हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा उठा ही लेते हैं, क्योंकि इनकी कोई इज्जत तो है नहीं और ना ही इन्हें शर्म आती है, क्योंकि ये पैदाइश ही नियोग शास्त्र की है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने लाहौर स्थित न्यायालय में एक आवेदन दर्ज करके मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। कुरैशी ने अपनी याचिका में कहा कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अविभाजित भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। कुरैशी ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है और एक पूर्ण पीठ को इस मामले में समाधान करना चाहिए। उन्होंने पुनर्विचार के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए भगत सिंह जी की सज़ा रद्द करने की भी गुहार लगाई और कहा कि सरकार को भगत सिंह को सरकारी पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि भगत सिंह को पहले आजीवन कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन बाद में एक और झूठे मामले में उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वालों के विरुद्ध गवाही देने वाले ये कौन लोग थे और उनके परिवार का आज़ादी से पहले और आज के समय की क्या हाल है। दिल्ली में जब भगत सिंह जी पर अंग्रेज़ों की अदालत में असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला तो सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ शोभा सिंह और सादी लाल ने गवाही दी थी और उन दोनों को देश से गद्दारी करने का इनाम भी मिला। दोनों गवाहों को ब्रिटिश सरकार द्वारा न सिर्फ सर की उपाधि दी गई बल्कि और भी कई दूसरे फायदे मिले। इनमें से एक शोभा सिंह को दिल्ली में बेशुमार दौलत और करोड़ों के सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके मिले। आज कनॉट प्लेस में सर शोभा सिंह स्कूल में कतार लगती है, बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता, जबकि सादीलाल को बागवत के नज़दीक अपार संपत्ति मिली। आज भी श्यामली में सादीलाल के वंशजों के पास चीनी मिल और शराब कारखाना है। सर सादीलाल और सर शोभा सिंह के प्रति भारतीय जनता की नज़रों में बहुत घृणा थी, लेकिन सादीलाल को गांव वालों का तिरस्कार झेलना पड़ा और उसके मरने पर वहाँ के किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान से कफन का कपड़ा तक नहीं दिया। सादीलाल के लड़के उसका कफन दिल्ली से खरीद कर ले गए, तब जाकर उसका अंतिम संस्कार हो पाया था। जबकि शोभा सिंह खुशनसीब रहा, उसे और उसके पिता सुजान सिंह, जिनके नाम पर पंजाब में कोट सुजान सिंह गांव और दिल्ली में सुजान सिंह पार्क है, सर शोभा सिंह के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बन गया और अस्पतालों और दूसरी जगहों पर धर्मशाला आदि बनवाता और व्यवस्था करता है। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास 12 खंबा रोड पर जो मॉडर्न स्कूल है वो शोभा सिंह की ज़मीन पर ही है और उसे सर शोभा सिंह स्कूल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इन क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी गवाही देने वालों में से सादीलाल पंजाब हिंदू महासभा का सदस्य था। पर आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जहां एक और मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है, एक मुस्लिम वकील आसिफ अली ने भगत सिंह जी का केस लड़ा था और वहीं उनके खिलाफ केस लड़ने वाले वकील का नाम सूर्य नारायण शर्मा था, जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था, जो अपनी झूठे देशभक्ति के सबूत आए दिन पेश करते रहते हैं। इस मामले में गवाही देने वाले अन्य गवाह थे। इन्हीं की गवाही के कारण ही भगत सिंह जी और अन्य को फांसी की सजा सुनाई गई। तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वो अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने के लिए महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी उनके फांसी का वक्त आ गया तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता चल सके और वे दूसरों को भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें।